Good morning everyone. How are you all? Welcome here for chemistry class, that is atomic structure. In this chapter till now we have studied about Dalton atomic theory, contradiction of Dalton atomic theory with modern atomic theory and correlation of Dalton atomic theory with modern atomic theory. ये पढ़ा था हमने. फिर हमने पढ़ा था discoveries of various subatomic particles. Okay. Now here after the discovery, what is an atom? क्या होगी डेफिनेशन एटम की कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सबस्टेंस. सो इट इज एन स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सबस्टेंस का. सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है, एंड दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. पढ़ा था ना, कोरिलेट बिटवीन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी एंड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. तो उसके अकॉर्डिंग एटम क्या है? एटम इज टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, इन द केमिकल रिएक्शन. क्लियर होगी बात? ठीक है. नाउ एलिमेंट, एज वी नो द मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. तो लिविंग, नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग ए मैटर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्योर एंड इम्प्योर. सो हमने पढ़ा है, देखिए मैटर जो होता है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग. फिर नॉन लिविंग का क्लासिफिकेशन है प्योर और इम्प्योर. फिर प्योर का क्लासिफिकेशन है एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है, और इम्प्योर होते हैं मिक्सचर. क्लियर होगी बात? सो हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट. अब हमने जान लिया कि एलिमेंट कैसा है, प्योर सबस्टेंस है. सो एलिमेंट इज अ प्योर सबस्टेंस. और प्योर सबस्टेंस की डेफिनेशन में हमने मालूम होना चाहिए कि द सबस्टेंसेज और द थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, जो कि बिल्कुल एक जैसी चीज से मिलके बनी होती हैं, उनको बोलते हैं एलिमेंट. सो एलिमेंट प्योर सबस्टेंस है. क्यों प्योर सबस्टेंस है? क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. इसका मतलब हुआ कि जब सेम तरह के एटम मिलते हैं तो बनता है एलिमेंट, और जब सेम तरह के एलिमेंट्स और दूसरे एलिमेंट, व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स आर मिक्स टुगेदर, तो कंपाउंड. ठीक है. बट हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि एलिमेंट कैसा है, प्योर सबस्टेंस है, और जिसके अंदर सेम तरह के एलिमेंट्स एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ सेम काइंड. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन के अंदर ऑल दी एटम्स जो होंगे हाइड्रोजन एटम ही होंगे, बस किसी और एलिमेंट के तो एटम्स नहीं होंगे. तो सेम तरह के सारे मिलके हाइड्रोजन एटम क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन एलिमेंट. ऐसे ही सारे ऑक्सीजन एटम्स मिलके, सेम तरह के ऑक्सीजन एटम मिलके क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन एलिमेंट. क्लियर होगी बात? ओके. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर. अब जब हमने एटम पढ़ लिया, एटम इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है. एटम किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, केमिकल रिएक्टिविटी में पार्ट करता है, ठीक है, और बहुत सारे सेम एटम मिलके एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है. सो स्ट्रक्चर. सो एज द नेम ऑफ द चैप्टर, अब स्टार्ट हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर इस एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का भी नाम है. और अब हमने पहले सब कुछ पढ़ लिया, एटम के बारे में पढ़ लिया और उनकी डिस्कवरी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की पढ़ ली, फिर नई डेफिनेशन एटम की, एलिमेंट की, सब जानने के बाद नाउ वी हैव एटॉमिक स्ट्रक्चर. और जब हमने वेरियस डिस्कवरीज पढ़ी थी तब हमें पता चल गया था कि देयर इज़ अ न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ एटम, एंड उस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, है ना. ओके. सो अगर हम डायग्राम बनाने चाहेंगे तो लेट्स सपोज दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस सेल्स. क्लियर होगी बात? ओके. सो दिस इज व्हाट द न्यूक्लियस. हम इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये है न्यूट्रॉन, ठीक है, और ये है प्रोटॉन एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये अभी कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर हम बात करें कार्बन की, ठीक है, तो कार्बन एटम, अब ये अभी नॉर्मल, ये किसी का भी एटम का है, किसी भी एटम का है, बट व्हेन वी आर ड्राइंग द कार्बन एटम तो फिर हम वहाँ पर कितने न्यूट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं पूरे शो करेंगे, प्रॉपर शो करेंगे, एंड दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, ठीक है। और बेसिकली वी आर स्टडिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट, और जिसके अंदर हमें पता है कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर लाइज इन द न्यूक्लियर and this electrons are revolving around outside the nucleus, but all these three are in the atom, ठीक है। तो एटम की कोई आउटर बाउंड्री नहीं है, एटम की कोई, आप सोच रहे हैं कि ये सेल्स के बाद एक फाइनल कवर होता होगा, सो वो फाइनल कवर नहीं होता है, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग करते हैं वहीं तक उस एटम की सरफेस को माना जाता है। क्लियर हो गई बात? ओके, नेक्स्ट। अब इसके बाद आता है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। दीज आर द टू वेरियस टॉपिक्स हियर, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एंड हियर वी विल डिस्कस एटॉमिक मास। एज यू नो स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब न्यूक्लियस की अगर हम कह रहे हैं प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, मतलब है तो एटम के ही अंदर ना, तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, एक ही बात है। सो दिस एटॉमिक नंबर, उस लेट सपोज इस एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इस एटम का नंबर क्या होगा, तो वो नंबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने भी किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही उसका कहलाता है एटॉमिक नंबर। एज वी नो, हमने डिस्कवरीज के टाइम पे भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इफ द एटम इज न्यूट्रल, एज वी नो द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो जितना नेगेटिव चार्ज है ना, उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। पढ़ी थी ये बात। तो अगर जितना हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ अगर प्रोटॉन जितने भी होंगे उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोनों ही केस में एटॉमिक नंबर हो गया। तो अब एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर होगी बात? तो क्योंकि इनके नंबर पहले से ही बराबर होते हैं, ठीक है, इसलिए एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Z से। दैट मीन्स अब हमें पता चल गया Z इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। सिंपली एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर को बताता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर को बताता है, ठीक है। अब आता है मास, ठीक। तो जब आपने एक टेबल, मैंने इन यस्टरडे वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट कि ड्रॉ वन टेबल, इन दैट यू हैव टू रिप्रेजेंट द मास एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जब हमने पढ़ा था, वी हैव डिस्कस अबाउट कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है एंड 1837 टाइम्स कम होता है प्रोटॉन से। अंडरस्टैंड? अगर प्रोटॉन का मास 1 मान लो तो उसका कितना हो जाएगा, 1837 गुना कम। तो सोचिए आप कितना कम हो गया। इसलिए एटम का मास होता तो है, जीरो नहीं होता है, लेकिन कैसा है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे,
तो मास होना चाहिए था इन सब का मिला के। हमारे बैग में हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की बुक रखी है, तो बैग का मास किसका होगा? उन तीनों बुक का मास जो होगा वो बैग का मास होगा। सिंपल सी बात है। तो इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो मास होगा इन सब तीनों का मिला के होगा। अब हमने पढ़ लिया कि इसका मास तो निग्लिजिबल होता है, तो इसका मतलब हुआ एटम का मास किसके ऊपर डिपेंड करता है? इन दो के ऊपर। ठीक है। सो एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाई ए एंड द एटॉमिक मास इज व्हाट? द टोटल नंबर ऑफ proton and neutron. So that means what here? Total number of proton and neutron प्लस करके, तो A को रिप्रेजेंट करेंगे हम P प्लस N से। क्लियर होगी बात? इतनी बात समझ में आ गई? तो एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, उन दोनों को मिला देंगे तो पूरे एटम का मास आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन को क्यों कंसीडर नहीं करते हैं? अभी हमने देख लिया, क्योंकि इसका मास पहले से ही नेग्लिजिबल है, जिसका मतलब ना के बराबर है, जीरो कंसीडर कर लेते हैं, मानते नहीं, कैलकुलेट गिनती में नहीं आता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके। सो एन एलिमेंट, जैसे हमने ये मान लीजिए कार्बन एटम है, तो कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है ये एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट के ऊपर? तो जेड जो हमने पढ़ा है वो होता है यहाँ, और मास होता है यहाँ। ठीक है, तो कार्बन का जेड कोई नंबर है, लेट सपोज अब ये कार्बन है, यहाँ लिखा है 6 और ये लिखा है 12, मतलब हुआ कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मास नंबर है 12। इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है Z, मास नंबर है A, क्योंकि हम अभी पढ़ के आए हैं। तो सबस्क्रिप्ट में दिखाते हैं। क्लियर होगी बात? तो अगर आपसे कहा जाए कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द कार्बन एटम, क्लियर होगी बात? तो सिंपल सी बात है, जैसे ही हमें पता चला कि ये इसका एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ, अब तीन चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने देखा जैसे ही ये 6 है तो प्रोटॉन भी 6 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। ठीक है, तो मतलब प्रोटॉन भी 6 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। ठीक, और ये 12 क्या बता रहा है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसका मतलब हुआ 12 मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एज यू नो द प्रोटॉन इज ऑलरेडी 6। इसका मतलब हुआ 12 इज इक्वल टू 6 प्लस n, और n की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये जब इधर आएगा माइनस, दैट मीन्स हमें n भी मिलेगा 6। बेसिक समझ में आ गया? तो एक बार और करते हैं ये वाला। ठीक है, दूसरा एटम लेते हैं अब। ओके, सो हियर वी आर टेकिंग पोटेशियम एंड हियर 19 एंड 39। सिंपल है, जो यहाँ होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 19, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 19। ये दो तो वैसे ही पता चल जाते हैं। अब रही बात ये n प्लस p इज इक्वल टू 39, मास नंबर। ठीक, p आपको पता है ना? सो n प्लस 19 is equal to 39, and that means number of neutron is equal to 39 minus 19, and you will get 20, that here neutron is 20. So in this atom of, in the one atom of potassium, here are 19 proton, 19 electron and 20 neutron. क्लियर हो गया? ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अब। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल्स। अभी हमने, क्योंकि डायग्राम देखो ये बनाया था हमने, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, लाइक दैट, है ना?
सो अगर ये N+P तो यहाँ हो गए और ये है न्यूक्लियस, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, है ना। तो द क्वेश्चन में भी आस्क लाइक व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको सिंपल सा समझ जाना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी वेरियस सेल्स, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, गिव्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुआ, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुआ कि हमें ये तो पता चल गया कि कितने इलेक्ट्रॉन है कितने प्रोटॉन है, वो हमने अभी देखा कैलकुलेट करके, लेकिन उतने इलेक्ट्रॉन किस किस सेल में कितने कितने हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? ओके, सो सिंपली व्हाट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स, सिंपली द डिस्ट्रीब्यूशन of electrons in various cells, in various shell, जो वेरियस शेल हैं उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओके कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी गिवन बाय टू थिंग्स, वन इज द अरेंजमेंट एंड वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन। सो अरेंजमेंट, When we are talking about arrangement, तो हम वही बात करेंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ये वाला चैप्टर, इसलिए चीज़ आगे पीछे हो सकती है लेकिन हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है, चीज़ से, ठीक है। तो अरेंजमेंट क्या हमने पढ़ा था, जब थॉमसन ने मॉडल दिया, जे थॉमसन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की, तो उन्होंने एक मॉडल बनाया होगा कि प्रोटॉन्स आर देयर, है ना। तो क्या हुआ, और जो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर नेल्स बोर ने एक स्ट्रक्चर दिया, तो फाइनली जो हमें स्ट्रक्चर मिला, नेल्स बोर ने जो बोला, क्या बोला कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स्ड सेल, क्या होता है, फिक्स्ड शेल होती है उनकी, कोई भी ऐसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन किधर भी नहीं घूमता है, जैसे एवरी प्लेनेट हैव अ पर्टिकुलर पाथ around the sun, same as the electrons also have a particular path orbit जिसको हम cell बोलते हैं, और are distributed in particular cell। एक बात, and every cell have a limited amount, एक every cell have a certain amount of energy, हर सेल की एक अपनी एनर्जी, ये तो सेल हो गई। अब मतलब क्या हुआ, सेल क्या है, ये है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल, ये हो गया फिक्स्ड सेल। ईच सेल हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसलिए इनको बोलते हैं एनर्जी लेवल। तो एंड दीज सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल, ओके। तो इनको बोलते हैं एनर्जी लेवल 1, 2, 3, 4, जैसे हम लोग की स्टेजेस होती हैं, गेम खेलते हैं हम लोग, तो लेवल 1 क्रॉस कर लिया, लेवल 2 क्रॉस कर लिया, लेवल 3, तो वही फर्स्ट जो हो गई लेवल वो 1, 2, 3, 4, सिंपल है। फिर आता है ये जो सेल हैं दैट इज मार्क लाइक K, L, M, N, ओके। सो द फर्स्ट सेल इज के एनर्जी लेवल 1 एंड K सेल, एनर्जी लेवल 2 L, एनर्जी लेवल 3 M, एनर्जी लेवल 4 N, एंड दैट ईच सेल्स जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन में भी आस्क लाइक विच इज द फर्स्ट सेल, K सेल, ओके, ऐसे करके। तो फर्स्ट सेल K, L, M, N, O, P, लाइक दैट, ओके। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेल तो हो गई, लेकिन किस सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, या सारे ही इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में नहीं आ जाएं, इसलिए उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। क्या हुआ, तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन आर बेस्ड ऑन 2 रूल्स। हियर वी हैव रूल नंबर 1, ये हमें बताता है रूल नंबर 1 कि हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर, हाउ मच मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी होल्ड बाय अ शेल, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने ज़्यादा से ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन्स किसी सेल में रह सकते हैं, एंड दैट रूल नंबर 1 इज नॉन एज 2n² रूल, ठीक है, जिसमें n क्या है, एनर्जी लेवल।
अगर एनर्जी लेवल 1 है तो इसका मतलब हुआ आप कैलकुलेट करेंगे 2, 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 2 दैट इज़ 2। एनर्जी लेवल 2 होगी तो हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4 × 2 दैट इज़ 8। एनर्जी लेवल अगर 3 है 3 3 2, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 2 जा 18। इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी होल्ड बाई फर्स्ट सेल और एनर्जी लेवल 1 इज 2। मैक्सिमम नंबर कैन बी होल्ड बाई सेकेंड सेल इज 8, थर्ड सेल इज 18। तो फिर फोर्थ का कैलकुलेट करो जल्दी से फटाफट। 4 तो क्या हो जाएगा 2, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 2 जा 32। दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर, सो ये रूल नंबर 1 था 2n स्क्वायर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी होल्ड बाई ईच सेल, पर्टिकुलर सेल इज गिवन बाई द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। ठीक है, हो गया। इस डिस्ट्रीब्यूशन का रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 क्या है सर? ये इसमें इन्होंने बताया कि अब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सब जाओ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, आप इतने चले जाओ उसमें चले जाओ इतने चले जाओ उसमें, ठीक है। लेकिन रूल नंबर 2 टेल्स अस अबाउट द मैक्सिमम नंबर कैन बी होल्ड बाई अ सेल इज गिवन बाई 2n स्क्वायर, और मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए टू बिकम अ स्टेबल एलिमेंट। किसी भी एटम को अपने आप को स्टेबल बनाए रखने के लिए जो मिनिमम नंबर है दैट इज 8। इसलिए इसको 8 की वजह से क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। ठीक है, क्लियर होगी बात। सो रूल नंबर 2 इज आल्सो नोन एज ऑक्टेट रूल। हियर द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्ड बाई अ सेल इज इक्वल टू 8। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्या होगा ये समझेंगे कैसे, अब समझते हैं। ठीक है, नाउ वी विल हैव वन डायग्राम। पहले हम डायग्राम बना लेंगे और फिर समझते हैं कि ये रूल कैसे फॉलो होते हैं। ठीक है, अगेन वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ पोटेशियम दैट इज 1939। हमने पहले एग्जाम्पल में ये समझा था कि कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन। अब यही सेम एग्जाम्पल, एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही तो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो हमें ये है कोई भी एलिमेंट का। ठीक है, तो रूल नंबर 1 दैट इज क्या था, 2n स्क्वायर। दैट मीन्स व्हाट, इन फर्स्ट सेल कितने होते हैं, इन फर्स्ट सेल 2, सेकेंड सेल 8 और थर्ड सेल में कितने 18। तो स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, तो रूल नंबर 2 में क्या पढ़ा है, रूल नंबर 2 में मैक्सिमम नंबर होल्ड बाई एन आउटर मोस्ट सेल, जो आखिरी सेल होगी मैक्सिमम नंबर उसमें, सॉरी मिनिमम नंबर कैन बी होल्ड बाई ए आउटर मोस्ट सेल विल बी 8। मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन must be in outer most सेल, जो सबसे आखिरी सेल होगी आउटर मोस्ट सेल के अंदर मिनिमम कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो 19 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8, तो थर्ड सेल में अगर वैसे ही अगर ये वाला रूल नहीं मालूम होता तो हम क्या लिख देते, 9 लिख देते, क्योंकि हमारे पास 19 थे। लेकिन क्या हो गया कि आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा नहीं होते हैं, मिनिमम 8 होने चाहिए स्टेबल होने के लिए, 8 से ज़्यादा। ठीक है, तो अब 8 से ज़्यादा नहीं होंगे आउटर मोस्ट सेल में, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक आगे वाली सेल में चला जाएगा, इट विल बी लाइक 8 1। हो गया। सो रूल नंबर 1 हमें ये बताता है कि किस सेल में कितने जाने हैं, और रूल नंबर 2 हमें ये बताता है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा नहीं जाने हैं। ठीक है, एंड एज पर दिस रूल्स वी कैन मेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
एनी एलिमेंट, ठीक है। तो सिंपल सा है, जैसे कैल्शियम और 20 एटॉमिक नंबर 20, तो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8 मालूम था, थर्ड में 18। अगर हम 18 लिखते हैं तो देखो ये तो ज़्यादा हो गया, 20 तो ये, तो 10 बचा। लेकिन रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, 8 से ज़्यादा नहीं, आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा नहीं, दैट मीन्स 8 और फिर 2। क्लियर हो गई बात। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोटोप्स एंड फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आइसोटोप्स, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक पॉइंट था कि द एटम्स ऑन द सेम एलिमेंट आर लाइक, एक जैसे होते हैं। किसी भी एलिमेंट के अंदर पाए जाने वाले सारे एटम कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। बट इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टेड इन दी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके सारे एटम एक जैसे नहीं होते हैं, है ना, एंड दैट इज़ आइसोटोप्स। क्यों? सो आइसोटोप्स आर दी एटम्स ऑफ एलिमेंट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के ही एटम्स हैं लेकिन दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट डिफरेंट मास नंबर। क्लियर होगी बात। तो कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आर दी एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक मास डिफरेंट होता है तो सेम, अब देख लो एक जैसे नहीं हुए, ये सारे एटम एक जैसे नहीं हुए, इसीलिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ये वाला पॉइंट क्या है, कॉन्ट्राडिक्टेड है इन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। क्लियर है? ओके, सो एग्जाम्पल्स आर, अभी समझेंगे ना तभी तो पता चलेगा कि कैसा ऐसा कैसे हो गया। दूसरी बात कि जो आइसोटोप्स होते हैं, क्योंकि इनका नंबर एटॉमिक नंबर सेम होता है इसलिए इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। सो ड्यू टू देयर एटॉमिक नंबर इज सेम, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, बट आइसोटोप्स ऑफ ड्यू टू इट्स डिफरेंट मास नंबर दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। इतनी बात समझ में आ गई। तो व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर दी एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, और वो एटम्स आपस में एक जैसे नहीं होते हैं। क्या एक जैसा नहीं होता? उनका मास डिफरेंट होता है बट एटॉमिक नंबर सेम होता है। एंड ड्यू टू द सेम एटॉमिक नंबर देयर केमिकल प्रॉपर्टी इज सेम, बट ड्यू टू द डिफरेंट मास नंबर देयर फिजिकल प्रॉपर्टी इज डिफरेंट। एग्जाम्पल्स आर फॉर हाइड्रोजन एलिमेंट, तो हाइड्रोजन के ही तो एटम्स होंगे वो आइसोटोप्स कहलाएंगे। सो हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, एंड दैट मीन्स व्हाट, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, बट मास नंबर 1, मास नंबर 2, मास नंबर 3, सेम एटॉमिक नंबर, यस सर, सेम एटॉमिक नंबर 1 1 1, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर 1 2 3। सो दीज 3 आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन के भी हैं। कार्बन नॉर्मली 12 होता है, एटॉमिक नंबर 6 12, अगला आइसोटोप होगा एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा 6, एंड दैट इज मास नंबर 13। एक और आइसोटोप्स है एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 14, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। ओके, so there are some examples are given, so we have to revise this all isotopes. Okay, so आज हमने एटम्स, एलिमेंट, एटम का स्ट्रक्चर, कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्या उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, व्हाट आर द 2 वेरियस है ना जो रूल्स होते हैं, फिर हमने आइसोटोप्स पढ़ा। सो रिवाइज ऑल दीज थिंग्स। ओके, रिवाइज दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।